बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पीछे के तमाम लेक्चर्स अच्छी तरह देख लिए होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट वर्ब डिटेल्ड लेक्चर। बच्चों, वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में हार्ट कहा जाता है इंग्लिश का। अगर आप वर्ब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आधे से ज़्यादा इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी। सो बच्चों, प्लीज़ गौर से आज का लेक्चर सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आई विल ट्राई माई हार्ट कि मैं हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। बट अगर आप मुझे अटेंटिव एयर नहीं देंगे, गौर से नहीं सुनेंगे, तो लेक्चर आपके लिए टफ हो जाएगा। ओके। एक और बात याद रखिएगा कि पिछले के तमाम टॉपिक्स, यानी जैसे लेक्चर नंबर 1 जो था वो इंट्रोडक्शन का था, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 जो था वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में था, ओवरव्यू था पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हमने नाउन डिटेल लेक्चर पढ़ा था। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने प्रोनाउन डिटेल लेक्चर पढ़ा है। तो बच्चों देखिए, आप अगर फौरन से आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब डिटेल, ठीक है। तो बच्चों, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ ये वाला लेक्चर देखा है और आप यहाँ डायरेक्टली जंप कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगे और आपको यहाँ पर इशू क्रिएट हो सकता है। तो बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप वाइज, जैसे मैंने आपके लिए सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किया, आप उसी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चलते जाओ और हर एक चीज को अंडरस्टैंड करते जाओ, ठीक है। मैंने ये सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सोच समझकर आपके अकॉर्डिंग की है, ठीक है। जब आप एक चीज को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरे पर मूव करोगे, तीसरे पर मूव करोगे, तो स्टेप वाइज फ्रॉम वेरी बेसिक्स, ठीक है, वो मैं क्या कहती होती हूँ, फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स आपके टॉपिक्स चलते जाएंगे। ठीक हो गया। जस्ट फॉलो मी, इंशाल्लाह ताला फिर आउटकम इसका बहुत बेस्ट आने वाला है। अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें वर्ब और मैं आपसे पूछूं कि वर्ब क्या होता है, ठीक है, तो मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन बताई थी कि वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पहली बात क्या है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है, ठीक है, कि इट शोज एक्शंस, ठीक है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि इट शोज states in the form of stative verbs, ठीक है। अगर stative verbs की हम बात करेंगे तो stative verbs हमें states शो करेंगे। एंड थर्ड, अगर हम बात, एक और बात हम वर्ब के बारे में करें तो इट शोज, ठीक है, हैपनिंग्स और occurrences। अब बच्चों, मेरा मतलब क्या है इन सब वर्ड से और मैंने इनको क्यों लिखा, तो ये मैं आपको यहाँ से अभी क्लियर करवाऊंगी कि एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है बच्चों, कि बेसिकली ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शंस, ठीक है, तो वर्ब एक्शंस भी शो करते हैं, वर्ब स्टेट्स भी शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। और वर्ब हमें जो हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमारी हैपनिंग्स और अक्रेंसेस को भी शो करते हैं। अब हमारी हैपनिंग्स और अक्रेंसेस का क्या मतलब है बच्चों, तो बच्चों मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के टॉपिक में बताया था, ठीक है, कि हैपनिंग्स और अक्रेंसेस का मतलब होता है कि जो काम कंटिन्यूसली होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेनिंग की बात करें, तो रेनिंग कोई एक्शन नहीं है और ना ही रेनिंग कोई स्टेट है, ठीक है। मतलब ये किसी बंदे की हालत नहीं है, कंडीशन नहीं है, और ना ही ये कोई काम है, बल्कि ये एक हैपनिंग है और एक अक्रेंस है, होना, बारिश का होना, ठीक है। इसी तरह आप बात कर लें फ्लोइंग ऑफ रिवर, फ्लोइंग ऑफ रिवर, तो रिवर का फ्लो करना, रिवर के पानी का बहना, ये एक अक्रेंस है, ठीक है। क्या है ये? अक्रेंस है, एक होना है, ठीक हो गया। ये थोड़े मोमेंट के लिए नहीं हो रहा, ये स्टार्ट से हो रहा है और होता जा रहा है। इसी तरह बारिश भी कोई थोड़े थोड़े टाइम के लिए नहीं आती। जब बारिश होती है तो हम कहते हैं इट्स रेनिंग, क्योंकि वो एक हैपनिंग है, एक अक्रेंस है, ठीक है। शुरू से हम कहते हैं बारिश हो रही है जब भी बारिश होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब स्टेट का मतलब ये होता है बच्चों कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल,
और मैं आपसे कहती हूँ कि इस सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करें कि वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ये है एम, ठीक है। तो क्या एम यहाँ पर कोई स्टेट है, सॉरी कोई एक्शन है, कोई काम हो रहा है एम में, या कोई हैपनिंग है या कोई अक्रेंस है? नहीं, बल्कि ये हमें ये बता रहा है कि आई क्या है, आई का स्टेट बता रहा है, आई की कंडीशन बता रहा है। तो हम कहते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब है, कि वर्ब एक स्टेट भी शो करता है। इसी तरह एक्शंस के लिए आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा कि एक्शन का मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो जंपिंग, ठीक है, आप कहते हो वॉकिंग, ठीक है। फिजिकल एक्शंस भी हो सकते हैं और मेंटल एक्शंस भी हो सकते हैं। कि जब आप कहते हैं थिंकिंग, तो थिंकिंग भी हमारा एक एक्शन है जो कि एक मेंटल एक्शन है, ठीक हो गया। तो होप सो कि अब आपके जहन में वर्ब का एक माइनर कॉन्सेप्ट यानी बिगिनिंग कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब हम अगर आगे मूव करें बच्चों, तो मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम वर्ब की क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, वर्ब को डिवाइड करें, तो हम वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वर्ब की क्लासिफिकेशन होती है दो पार्ट्स में, और इसको हम कहते हैं कि एक हमारे पास होता है स्टेटिव वर्ब और एक हमारे पास होता है एक्शन वर्ब। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटिव वर्ब किस चीज के बारे में होता है, स्टेट के बारे में, ठीक है, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, ठीक हो गया। नो एक्शन, इसमें किसी तरह का एक्शन शो नहीं हो रहा होता, कोई भी एक्शन इसमें शो नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्शन वर्ब्स की बात करें तो एक्शन वर्ब्स में एक्शन शो हो रहे होते हैं, ठीक है, वर्किंग शो हो रही होती है, ठीक है। इट मे बी फिजिकल और मेंटल, फिजिकल हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी है कि फॉर एग्जांपल मेंटल में आप थिंकिंग की एग्जांपल ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। जबकि फिजिकल में आप जंपिंग ले लो, ठीक है। और इसमें हमेशा क्या होता है, एक्शन होता है, किसी तरीके का एक्शन होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा इस डिफरेंस को याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली ये जो एक्शन वर्ब है और स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे स्टेटिव वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, इसमें कोई स्टेट, फीलिंग्स या इमोशंस, ठीक है, होती हैं। जबकि एक्शन वर्ब्स में हमारे पास किसी तरीके का काम शो हो रहा होता है, ठीक है, एक्शन हो रहा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स की फॉर्म में ये चीजें क्लियर करवाती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है वो ये है इम्पोर्टेंट। ये देखिएगा, अहमद इज अ लॉयर, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, इज है, ठीक है। अली हैज अ कार, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हैज। अली हैज अ कार, अली के पास क्या है, अली के पास कार है। तो एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि स्टेटिव वर्ब्स में हमारी पोजेशंस भी आ जाती होती है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब्स में हमारी पोजेशंस भी आ जाती होती हैं जो ऑनरशिप होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सेंटेंस में गौर से कि यहाँ अहमद इज अ लॉयर में हमारा ये अहमद सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, एंड लॉयर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको सिखाया था कि देखें अहमद किसके इक्वल है, लॉयर के। मीन्स हम लॉयर किसके बारे में कह रहे हैं कि लॉयर कौन है, तो अहमद ही लॉयर है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो आप गौर से देखें तो इसमें ये जो वर्ब लगा हुआ है इज, क्या ये किसी तरीके का एक्शन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये तो यहाँ पर अहमद की स्टेट शो कर रहा है, अहमद की हालत शो कर रहा है कि अहमद क्या है, अहमद एक वकील है। तो ये इज यहाँ पर स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह अली हैज अ कार, तो अली के पास कार है, तो ये हैज यहाँ पर कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, बल्कि ये यहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है। तो पोजेशन के लिए जो वर्ब्स यूज होते हैं, जो हमारी कंडीशंस के लिए यूज होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स के लिए यूज होते हैं, इमोशंस के लिए यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं फीलिंग्स और इमोशंस में आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आप कहते हो कि अली लव्स कार, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो लव्स है ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब है, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, ओके।
अब आप एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल पर आ जाओ। तो बच्चों एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल में अगर आप गौर करो तो आपको नजर आएगा कि अहमद इज डांसिंग, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जब भी सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, तो सेंटेंस में जो पहला वर्ब होता है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस में दूसरा वर्ब होता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर हमारा क्या है, एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ डांस किया जा रहा है, डांसिंग एक एक्शन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हमारा एक्शन वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह अली इज क्राइंग, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्राइंग एक मेन वर्ब है जो एक्शन वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन हो रहा है इसमें। इसी तरह अली इज चेंजिंग हिज चॉइसेस, तो चेंज करना क्या है, चेंज करना, ठीक है, ये भी एक एक्शन वर्ब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब्स का डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जिस भी वर्ब में किसी न किसी तरह का काम हो रहा होता है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्शन वर्ब है। जबकि किसी भी वर्ब्स में कोई फीलिंग्स, कोई स्टेट्स, कोई इमोशंस शो हो रही हो और कोई भी एक्शन शो ना हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारी स्टेटिव वर्ब्स है। ठीक हो गया। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे आ जाओ और एक बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि हम लोगों ने वर्ब की एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। हमने पढ़ा था कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ठीक है। हमने पढ़ा था कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, एंड एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है हमारा कौन, एडवर्ब। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो एडवर्ब है हमारा वर्ब, ये हमारे वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और इसी तरह ये जो एडवर्ब है ये हमारे एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। अब हमने ये देखना है इधर कि जो हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब नहीं होते एडजेक्टिव्स की फॉर्म में, ठीक है। जब हम वर्ब का एक्स्ट्रा मीनिंग, मतलब एडवर्ब क्या होता है बच्चों, यहाँ एडवर्ब का मतलब क्या होता है, ऐड करो कोई चीज वर्ब के मीनिंग के साथ, तो इसको हम कह देते हैं ये बन गया एडवर्ब, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ सो फास्टली, ठीक है, तो ये फास्टली एडवर्ब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ही रन सो फास्टली। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि रन एक वर्ब था और इस वर्ब के मीनिंग के साथ मैंने यहाँ पे एक चीज एडिशन की कि वो कैसा दौड़ रहा था, तो वो बहुत तेज दौड़ रहा था, मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये मेरा एडवर्ब है। तो मीन्स एडवर्ब का मतलब ही क्या होता है कि वर्ब के साथ किसी चीज को ऐड करना। तो बच्चों वर्ब्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स के थ्रू डिस्क्राइब नहीं किए जाते, बल्कि ये एडजेक्टिव के थ्रू भी डिस्क्राइब किए जाते हैं। वर्ब्स के मीनिंग को, वर्ब को डिस्क्राइब एडजेक्टिव के थ्रू भी किया जाता है और एडवर्ब के थ्रू भी किया जाता है। अब वर्ब के मीनिंग को या वर्ब को डिस्क्राइब आप दो तरीकों से कर सकते हो, ठीक है, एडवर्ब से भी और एडजेक्टिव से भी। अब हमने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि कब हमें एडवर्ब के थ्रू इसको डिस्क्राइब करना है और कब हमें इसे एडजेक्टिव के थ्रू डिस्क्राइब करना है। तो इसको अभी आप लोगों ने गौर से देख लेना है बच्चों। जब आपको कोई एक्शन वर्ब गिवन होगा, ठीक है, अभी आपको ऊपर मैंने समझाया कि किसी वर्ब में जब एक्शन हो रहा होगा और ऐसा एक्शन वर्ब आपको गिवन होगा, तो उसके फौरन बाद आप एडवर्ब का यूजेज करोगे। और जब आपको स्टेटिव वर्ब्स गिवन होंगे तो स्टेटिव वर्ब्स के बाद आप एडजेक्टिव का यूजेज करोगे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस बनकर आते हैं, एमसीक्यूज यहाँ से बनकर जरूर आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने जहन में रखना है कि किसी भी एक्शन वर्ब के बाद, किसी भी एक्शन वर्ब के बाद आप लगाओगे एडवर्ब और किसी भी स्टेटिव वर्ब को फॉलो करेगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि एक एडवर्ब जो होता है मोस्टली जो होता है वो एल वाई पर एंड हो रहा होता है, ठीक है, एल वाई पर एंड हो रहा होता है, ठीक है। इस चीज को आपने याद रख लेना है कि एडवर्ब की पहचान ये होती है कि ये ज्यादातर एल वाई पर एंड होता है, ठीक है। मोस्ट केसेस में ऐसे भी एडवर्ब हैं जो एल वाई पर एंड नहीं होते, ठीक है, जैसे सो हो गया, ठीक है, इस तरह के भी होते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि ज्यादातर एडवर्ब्स एल वाई पर एंड होते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि एक एक्शन वर्ब को फॉलो करता है हमारा एक एडवर्ब और हमारे एक स्टेटिव वर्ब को फॉलो करता है हमारा एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पर आ जाओ और एग्जाम्पल देखो, ये देखें, द केक इज डिलीशियस या डिलीशियसली। अब आप खुद बताएं
यहाँ पे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो इज है, क्या ये कोई एक्शन वर्ब है? क्या ये कोई एक्शन वर्ब है? यहाँ पे द केक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और डिलीशियस क्या है? इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फो बता रहा है कि जो केक है वो डिलीशियस है। तो हम क्या कहते होते हैं कि डिलीशियस हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब मुझे ये बताएं, क्या इस में कोई एक्शन शो हो रहा है? नहीं, इज एक स्टेटिव वर्ब है। इस केक की हालत शो कर रहा है कि केक बहुत मजे का है। तो किसी स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या फॉलो होता है? एक एडजेक्टिव फॉलो होता है, एडवर्ब फॉलो नहीं होता। तो डिलीशियस, द केक इज डिलीशियस। जबकि सेकंड एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि अली वॉज क्राइंग। अब मुझे बताएं क्राइंग क्या है? रोना। रोना एक एक्शन वर्ब है, और मैंने आपको अभी बताया कि एक्शन वर्ब के बाद हमेशा एक एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे ही वॉज क्राइंग बैडली जो है ये करेक्ट है, जबकि ये जो एडजेक्टिव बैड है ये गलत है। अब आप याद रखिएगा कि ये एल वाई पर एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब था हमारा। ठीक हो गया? तो इस चीज को आपने याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बच्चों एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, ये कंडीशन शो कर रहे होते हैं। अगर मैं इस वक्त कह रही हूँ कि आई एम अ डॉक्टर, तो हो सकता है कि कल को मैं कुछ और बन जाऊँ, या मैं अपनी जॉब जो है वो लूज कर दूं, या कुछ भी ऐसा हो जाए। ठीक है। आई एम अ डांसर या इस तरह का भी कुछ भी मैं कहती हूँ, तो ये मेरी प्रेजेंट स्टेट होती है, मैं अपनी प्रेजेंट मौजूदा हालत को रिप्रेजेंट कर रही होती हूँ। ठीक है। ये कोई कंटिन्यूस स्टेज नहीं होती, कोई मतलब जारी हमारी हालत नहीं होती। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्टेटिव वर्ब्स हमारी प्रेजेंट स्टेट को शो करते हैं, प्रेजेंट स्पॉट मूवमेंट को शो करते हैं, ऑन द स्पॉट जो आपकी मूवमेंट है उसको शो करते हैं। ठीक है। तो हम हमेशा इनके साथ आईएनजी को अवॉइड करते हैं। आईएनजी को हम इनके साथ अवॉइड करते हैं जब कभी भी हमने अपने इन स्टेटिव वर्ब्स को इनके ओरिजिनल मीनिंग्स में यूज करना होता है। ओरिजिनल मीनिंग्स का मतलब क्या है? कि इनके अपने ही मीनिंग्स में, इनके नेचुरल मीनिंग्स में हमने इनको यूज करना है। ठीक है। तो देन हमने इनके साथ कोई आईएनजी नहीं लगाना है, क्योंकि आईएनजी जो होता है वो एक कंटिन्यूस एक्शन को शो करता है, और जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस नहीं होते, बल्कि वो एक प्रेजेंट स्टेट होता है जो कुछ देर बाद चेंज हो सकता है। ठीक है। इसलिए आपने हमेशा इनके ओरिजिनल मीनिंग्स की यूजेज में, ठीक है, अगर आप इनको किसी दूसरे सेंस में यूज करोगे तो तब आप आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन इनके ओरिजिनल मीनिंग्स के अंदर जब आप इनको यूज करोगे तो इनके साथ किसी तरीके का आईएनजी नहीं लगाओगे। ठीक हो गया? अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा कि अहमद नो द आंसर। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे नो जानना, ठीक है, जानना कोई काम तो नहीं है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। तो अब स्टेटिव वर्ब में हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अहमद वॉज नोइंग द आंसर, ये गलत हो जाता है, हम ऐसे यूज नहीं करते। ठीक है। हम ऐसे यूज करते हैं कि अहमद नो द आंसर, क्योंकि नो का मतलब हम यहाँ जानना के सेंस में ले रहे हैं, और इसका ओरिजिनल मीनिंग जानना ही होता है। ठीक है। लेकिन बिल्कुल दूसरी एग्जाम्पल अगर आप गौर से देखें तो इसमें मेंशन है कि अली ही इज सीइंग, ठीक है, ही इज सीइंग हिज मॉम टुमारो। तो यहाँ पे ये जो सी वर्ब है ना, सी, अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि मैं आपको एक लिस्ट अभी बताऊंगी, वो सारे लिस्ट जो है वो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है। तो सी क्या होता है कि सी हमारा एक एक्शन वर्ब है। ठीक है। अब सी को आप लोगों ने जब यूज किया इस सेंस में, इस सीइंग, इसके साथ आईएनजी तो हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमने देखना की सेंस में इसका मीनिंग लेना है तो फिर हम नो आईएनजी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इस सीइंग यहाँ पर मतलब है मुलाकात करना। और मैंने आपको कहा अगर अपने असल मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा तो किसी दूसरी फॉर्म में आप इस्तेमाल करो, तब आप आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन ओरिजिनल मीनिंग्स में, जिस ओरिजिनल मीनिंग है इसका, उसके वक्त आप इनके साथ आईएनजी का यूजेज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ इस सीइंग का मतलब क्या है कि ही इज सीइंग हिज मॉम टुमारो, कि कल अपनी अम्मी से मुलाकात के लिए जाएगा या जा रहा है। ठीक है। वो कल अपनी अम्मी से मुलाकात के लिए जा रहा है। सो बच्चों आप लोगों को अवॉइड करना है आईएनजी जब आप बेसिक यूजेज में रखो अपने स्टेटिव वर्ब्स को। अब आप स्टेटिव वर्ब्स को याद कैसे करोगे बच्चों? इतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पे मैं मेंशन करने लगी हूँ। ठीक है। आप इनको याद कैसे करोगे? तो इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, और ट्रिक कुछ यूँ है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने लगी हूँ, और वो कहानी आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आपको इनके ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये नहीं भूलेंगे। ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि डीन
एंड डियाना की लव स्टोरी। डीन एंड डियाना की लव स्टोरी, ये हमारी कहानी का नाम है, डीन एंड डियाना की लव स्टोरी। ठीक है। अब देखें, पाकिस्तानी नाम तो मैं रख नहीं सकती, ठीक है, लोगों ने कहना ये हो गया वो हो गया वो हो गया, तो इसलिए मैंने इंडियन, ये पता नहीं कौन से अंग्रेजों के नाम चूज कर लिए, ठीक है, जो पता नहीं एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो आपने याद रख लेना कि डीन एंड डियाना की लव स्टोरी हमारी कहानी का नाम है। अब गौर से सुनिएगा, कहानी बहुत मजे की होने वाली है। ठीक है। होता क्या है कि डीन और डियाना जो होते हैं ना, ये यूनिवर्सिटी के फेलोज होते हैं, समझो केएमसी में पढ़ते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। एक दिन ये इनका नया नया एडमिशन होता है, ये कॉलेज में जाते हैं, तो होता क्या है कि डीन ना डियाना को देख लेता है, सी कर लेता है। ठीक है। सी किया तो उसे ना बड़ी प्यारी लगी। सी का मतलब होता है अचानक से थोड़ा सा देखना। जब उसे प्यारी लगी, उसने लुक किया, गौर से देखा, गौर से देखा, बड़ा गौर से उसको देखा। ठीक है। जब गौर से देखा तो उसे और प्यारी लगी। उसने नोटिस करना शुरू कर दिया। नोटिस का मतलब क्या होता है कि बस देखना शुरू किया कि चलती कैसे, उठती कैसे, बैठती कैसे। ठीक है। इधर से गुजरी है तब देख रहे, उधर से गुजरी है तब देख रहे। एक दिन डियाना ने क्लास में सवाल किया, तो हुआ क्या कि डीन ने उसकी आवाज सुन ली है। सुन लेना, आवाज सुन ली। आवाज सुनने के बाद वो उसके बारे में थिंकिंग करने शुरू हो गया। बस थिंक ही थिंक, उसका माइंड जो था वो तो डियाना की थिंकिंग से बाहर ही नहीं जा रहा था। ठीक है। तो अब देखिए कि ये लिस्ट आपको याद होगी कि सी किया डीन ने डियाना को, फिर लुक किया, गौर से देखा, फिर उसने नोटिस करना शुरू किया, हेयर की एक दिन उसकी आवाज, एंड फिर उसका माइंड उसको थिंकिंग के बारे में बस एक्टिवेट कर गया, और बार बार वो उसका माइंड जो था वो डियाना के बारे में थिंकिंग कर रहा था। ठीक है। सी, लुक, नोटिस, हेयर, थिंक एंड माइंड। फिर एक दिन मतलब अचानक से आहिस्ता 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 ना डीन को डियाना पसंद आ गई, वो लाइक करने लगा उससे। ठीक है। अब पसंद से बात प्यार तक पहुंच गई, लव में बात चेंज हो गई। अब डियाना को नहीं पता, बस डीन ही जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पसंदगी से मोहब्बत की तरफ चला गया, प्यार हो गया, एंड वो उससे बड़ी ज्यादा अडोर होने लगी। ठीक है। डीन को डियाना बड़ी अडोर कहते हैं, लव की सेंस में, अट्रैक्शन की सेंस में। ठीक है। अडोर करने लगा बहुत ज्यादा। और वो ना सिर्फ उसे पसंद नहीं करने लगा, प्यार नहीं करने लगा, अडोर नहीं करने लगा, बल्कि उसकी विश करना शुरू हो गया। ठीक है। उसकी ख्वाहिश करना शुरू हो गया कि बस यही मेरी, डियाना ही मेरी वांट है और डियाना ही मेरा डिजायर है। मतलब मेरी जो वांट एंड डिजायर्स है ना, वो तो बस अब डियाना ही है। ठीक है। लाइक करना शुरू कर दिया, मोहब्बत में, प्यार में आ गया, अडोर मतलब बस सब कुछ उसे समझने लगा, अट्रैक्शन, लव, एंड बस उसकी विश करने लगा, वांट एंड डिजायर उसकी डियाना बन गई। ठीक है। देन उसने सोचा कि अब मैं डियाना को कैसे बताऊं कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे इतनी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ठीक है। कैसे उसको बताऊं। तो उसने क्या किया कि उसकी बर्थडे करीब थी, तो उसने अपने घर में बर्थडे पार्टी अरेंज की डीन ने, और डियाना को बुलाया और अपने तमाम क्लास फेलोज को बुलाया। ठीक है। तो सारे क्लास फेलोज चले गए। चले गए तो अब डीन कहता है कि मैंने ना इसको बड़ा, इसका बड़ा ख्याल रखना है, सारी की सारी जो प्रेफरेंस है ना, सारी की सारी प्रेफरेंस मैंने डियाना को देनी है। ठीक है। तो बड़ा खाना शाना अरेंज किया होता है, तो बार बार उसको कहते हैं देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है डियाना। ठीक है। टेस्ट तो करो प्लीज। ठीक है। प्लीज टेस्ट तो करो थोड़ा सा खाना। ठीक है। और इस प्रेफरेंस की वजह से उसने क्या किया, इतना ज्यादा कॉस्ट कर लिया कि मतलब मुझे डियाना जान सके कि मैं कौन हूँ। इतना खर्चा हो गया उसका, और ये खर्चा उसने क्यों किया कि वो रिकॉग्नाइज हो सके, वो नजर में आ जाए, वो उसको पहचान ले डियाना। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों कि रात होती है, मेहमान अपने घरों में चले जाते हैं, और डीन साहब को लग रहा होता है, बिलीव करना शुरू हो चुका होता है, उसे ट्रस्ट हो रहा होता है, उसे अपने ऊपर इतना एग्री होता है वो इस बात पे। ठीक है। बिलीव, ट्रस्ट, एग्री, कि बिकम, कि बन जाएगी डियाना मेरी गर्लफ्रेंड, और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अपनी वाइफ भी बना लूंगा। और वो बस उसका माइंड जो होता है वो इमेजिनेशन और सपोजिशन, यही वाली इमेजिनेशन और सपोजिशन से भरा हुआ होता है। ठीक है। मतलब उसे इतना ट्रस्ट हो रहा होता है, बिलीव हो रहा होता है, वो एग्री होता है इस बात पे कि डियाना बन जाएगी उसकी गर्लफ्रेंड, और इस इमेजिनेशन और सपोजिशन में वो रात को सो जाता है। ठीक है। इमेजिन एंड सपोज। अब रात को सो जाता है। ठीक है। जब रात को सोता है, सुबह उठता है, ठीक है, कॉलेज जाता है, बड़ा सूट पहन के, मतलब शूज सही पॉलिश करके हीरो बन के जाता है। ठीक है। सलमान खान बनने की कोशिश करता है, जाता है। ठीक है। फ्लावर उसने जेब में रखा है, क्यों, क्योंकि वो जा रहा है, अब उसने डियाना को ना प्रपोज करना है।
डियाना को कहता है कि आई रियली लाइक यू डियाना, मतलब जब से तुम्हें देखा है ना बस दिल की ना धड़कनें रुक गई हैं, ठीक है, एंड आई वॉन्ट यू टू बी माई पार्टनर, एंड इस तरह, ठीक है। तो डियाना कहती है व्हाट नॉनसेंस इज दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रियाना करती है रिफ्यूज, सब चीजों को डियाना कर देती है रिफ्यूज। और डियाना उसे कहती है कितने मीन हो तुम, कितने मीन हो, लाइक तुमने पार्टी पे मुझे इनवाइट किया, क्लास में मेरा इतना ख्याल रखते हो, यूनिवर्सिटी में मेरी इतनी हेल्प करते हो, कितने ज्यादा मीन हो, इसके पीछे तुम्हारा ये इरादा था। हाउ मीन आर यू, दफा हो जो मेरी नजरों के सामने से, ठीक है। उस गुस्से से कहती है कि डियाना कहती है डीन को, तुमने सीम अपनी शक्ल देखी है, सीम यानी कैसी है, और बिलोंग तुम ताल्लुक कहाँ से रखते हो, बिलोंग कहाँ से करते हो, ठीक है। हैव और ओन, तुम्हारे पास है ही क्या अपना, हैव कहते हैं होना किसी चीज का, ठीक है। ओन अपना, अपना तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। बड़ी उसको सुना देती है, इतनी सुनाती है, इतनी सुनाती है, इतनी सुनाती है कि जो डीन होता है ना उसका मोए मोए हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि डीन बेचारा कहता है ये क्या चीज है, इसको मैं अपनी मोहब्बत की स्टोरी सुना रहा हूँ, इससे मैं प्यार कर रहा हूँ और ये आगे से मुझे इस तरह की बातें सुना रही है। डीन को ना बिल्कुल वो डिसलाइक करना, उसको डिसलाइक करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड अभोर का मतलब भी होता है हेट, और उसे हेट हो जाता है, ठीक है। हेट और अभोर एक ही सेंस में यूज होता है, मतलब वो डिसलाइक करना शुरू कर देता है, उसे हेट हो जाता है, ठीक है। और फिर एक और भी वर्ड है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बर और अपेरेंस, ये दो वर्ड्स भी हैं। और फिर वो इतना उसे बुरा लगना शुरू हो जाती है डियाना, ठीक है, क्योंकि पूरी जिंदगी बस वो दुखी दुखी रहता है, क्योंकि उसे बार बार याद भी आ रही होती है, उसने उसे पसंद किया होता है, लेकिन उसकी बातों की वजह से वो उसे इतनी बुरी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो कभी किसी दूसरी लड़की के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि हर लड़की में उसको अपेरेंस नजर आ रही होती है डियाना की, ठीक है। तो इस तरह हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, बस जो डीन होता है वो रोता रहता है, बस पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, ठीक है, बेचारा, अभी उसने इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी है मेडिकल कॉलेज की, ठीक हो गया। तो बच्चों ये थी हमारी डीन एंड डियाना की लव स्टोरी, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 सीजन 2 भी हम जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखिएगा, ताकि ये वर्ड्स अभी आपको बहुत आसान लगेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों अब ये तो हमारे सारे के सारे वो स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में बताई है ये हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, ठीक है। इन स्टेटिव वर्ब्स के साथ इनके प्राइमरी यूजेज के दौरान आपने कोई आईएनजी नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं एक्सेप्शन के नीचे, ये वाले वर्ड्स, कि ये ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जो ऊपर वाली लिस्ट से मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इनके साथ आईएनजी लगता होता है, और जब इनके साथ आईएनजी लगता है तो ये अपना मतलब चेंज कर देते हैं, इनका वो मतलब नहीं रहता जो स्टेटिव वर्ब में इनका ओरिजिनल मीनिंग रहता है आईएनजी लगने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। फॉर एग्जाम्पल जब आप इनके साथ फील, स्मेल, अपेयर, हेयर एंड लुक के साथ आईएनजी लगाते हो तो ये कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक या एक्टिव मीनिंग, ठीक है, और अपना मीनिंग डिफरेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि आई सी द माउंटेन, तो यहाँ पे सी का मतलब है देखना, तो देखने के सेंस में इसके साथ कोई आईएनजी नहीं लगा। लेकिन आई एम सीइंग द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ या मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे सीइंग का मीनिंग किस सेंस में यूज हुआ है, अपॉइंटमेंट के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सी का मीनिंग देखने के सेंस में यूज नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर जो आईएनजी का यूजेज है वो करेक्ट है। इसी तरह शी फील्स कोल्ड, ठीक है, वो ठंडा महसूस कर रही है, तो महसूस करना यानी उसका जो स्टेट ऑफ बीइंग है उस वक्त उसे ठंड लग रही है, वो बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्स के साथ आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि फील्स अपने असल मानों में यूज हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखो शी इज फीलिंग द फैब्रिक, यहाँ पे इज फीलिंग का मतलब क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से कपड़े को डिस्कवर करना, टच करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे इज फीलिंग दूसरी सेंस में यूज हुआ है, दूसरे मानों में, दूसरी मीनिंग्स में यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ इज जो आईएनजी है वो फॉर्म ठीक है। सेम इसी तरह स्मेल्स को आप देख लो बच्चों, तो एक यहाँ पर इसका वर्ड यूज हुआ है द फ्लावर स्मेल्स लवली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लावर की कंडीशन शो हो रही है कि वो बहुत खूबसूरत है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है और असल मानों में यूज हुआ है, तो इसके साथ कोई आईएनजी यूज नहीं हुआ। जबकि आई एम स्मेलिंग द सूप टू चेक इफ इट्स डन, तो इस स्मेलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर एम स्मेलिंग का मतलब क्या है कि मैं टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है,
उसको देख रही हूँ, एक्टिवली अपनी सेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, एक्शन कर रही हूँ सूप को चेक करने के लिए। ठीक हो गया। जबकि आप अपेयर का मीनिंग देखो तो अपेयर्स जब हम यूज करते हैं तो अपेयर का मतलब होता है नजर आना, ठीक है, आउटवर्ड इंप्रेशन होना, किसी का फिजिक होना, ठीक है। शी अपेयर्स टायर्ड, वो टायर्ड लग रही थी, तो यहाँ पे अपेयर्स क्या है, शी ही टायर्ड थी, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और इसको ये एक हमारा लिंकिंग वर्ब यानी स्टेटिव वर्ब कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह द मैजिशियन इज अपेयरिंग, अब यहाँ पे अपेयर के साथ आईएनजी क्यों यूज हुआ है, क्योंकि इज अपेयरिंग का मतलब क्या है, नजर आना, ठीक है, यानी कि विजिबल होना स्टेज पर। तो ये दूसरे सेंस में यूज हुआ है बिकमिंग विजिबल, तो इसलिए यहाँ पे अपेयर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म करेक्ट है। तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब हमारे स्टेटिव वर्ब्स अपने ओरिजिनल मीनिंग्स में यूज होते हैं कि जो ही उनका मतलब है उसी मतलब में यूज होंगे, तो इनके साथ किसी तरीके का आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन जबकि अगर इनके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तब, तो उस केस में लगाएंगे कि जब इनका मीनिंग हम डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, हमारा मतलब चेंज हो जाएगा जब हम आईएनजी इनके साथ यूज करेंगे, फिर उस वर्ड का वही मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लीज ये लिस्ट और ये कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों ने याद रखनी है। अब बच्चों अगर हम वर्ब की क्लासिफिकेशन करें ऑब्जेक्ट की बेस पर, ठीक है, मींस हम वर्ब को ब्रेक डाउन करें अपने ऑब्जेक्ट की बेस पर, तो हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की बेस पर हम वर्ब की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वर्ब की दो टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमारे पास दो केसेस होती हैं। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम कहते हैं कि वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है। अब एक चीज गौर से सुनिएगा बच्चों, होता कुछ यूं है, ठीक है, कि हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, दैट ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वर्ब, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता है ना कौन होता है, एक्शन रिसीवर। हमने बहुत डिटेल से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसकी स्टोरी को पढ़ा है। तो हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी वो अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक हो गया। जबकि अगर हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं एक मतलब उनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, ये बगैर ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट देते हैं, ये बगैर ऑब्जेक्ट के अपना मतलब मुकम्मल देते हैं। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको बगैर किसी ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट देने की आदत होती है। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कि एक हमारे पास ये ट्रिक है कि जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हमेशा एक प्रेपोजिशन फॉलो करता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हमेशा एक प्रेपोजिशन फॉलो करता है, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी लगा होता है तो उसके बाद एक प्रपोजिशन लगा होता है और वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। देखें, आई लव चॉकलेट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लव जो है, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि आई लव, ठीक है, आई लव, सिर्फ मैं कहती हूँ आई लव, तो आई लव का मतलब है मैं प्यार करती हूँ, किस चीज से, किसको, ठीक है। तो आई लव चॉकलेट्स, तो मीन्स ये जो लव वर्ब है इसको अपना मीनिंग प्रॉपर तरीके से कम देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे बिल्ट, उन्होंने बनाया, ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखती अ हाउस तो उन्होंने बनाया, क्या बनाया, ये वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब अपना मतलब अ हाउस यानी एक ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट नहीं कर रहा, तो ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगा होता है। इसी तरह ही एट, उसने खाया, क्या खाया उसने,
ही एट का कोई सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा जब तक उसके साथ कोई और चीज ना लगा दी जाए कि ही एट अ सैंडविच, ही एट एन एप्पल, ठीक है, ही एट अ स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। तो एट भी हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह शी रोट अ लेटर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, जब तक हम अ लेटर ना लिखे, शी रोट अ बुक ना लिखे, जब तक कोई ऑब्जेक्ट ऐड ना करें, तो ये वाले वर्ब्स हमें अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देते। तो इसलिए बच्चों हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जबकि अगर आप इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स पर आ जाओ, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब्स को आप गौर से देखोगे कि ये देखें, ही लाफ्ड, वो हंसा, तो बिल्कुल इसका मतलब पूरा समझ में आ रहा है कि वो हंसा। ही डाइड, वो मर गया। अलीना क्राइड, अलीना रोई थी, ठीक है। वी वेटेड, हमने इंतजार किया था, ठीक है। एक तो ये चीज होगी कि अपना मीनिंग कंप्लीट देते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक ये है कि हमेशा एक इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, एक preposition होता है। तो ये देखिएगा preposition, cried at ये देखिएगा preposition, waited for ये देखिएगा preposition। तो इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखें, ठीक है। एक अच्छी ट्रिक है कि आपके पास जो हमारा क्या होता है, हमारे intransitive verbs होते हैं उनके बाद एक preposition लगा होता है, और preposition से आप आराम से जज कर सकते हो कि आपका verb जो preposition से पहले होता है वो हमेशा एक intransitive verb होता है। तो ट्रांजिटिव और intransitive का कॉन्सेप्ट अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लें। उसके बाद बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब्स की कई किस्में होती हैं, ठीक है, कई टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की, ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब्स की 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको अपना ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके हम एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप ये भी देख लो कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपना एक्शन ट्रांसफर करता है सब्जेक्ट से किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। अपने एक्शन को किसी सब्जेक्ट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करता है। अभी बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक हो गया। अब आप आगे आ जाओ और आप इनकी टाइप्स को एक एक करके देखो। सबसे पहली टाइप होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जो नाम से ही आपको बता रही है कि मोनो ट्रांजिटिव मीन्स ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। रिक्वायर ओनली वन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स को ओनली वन ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक हो गया। इधर आप इसकी एग्जांपल्स चेक कर लो। ही ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ईट हमारा वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और ही ईट एन एप्पल अपना सेंटेंस पूरा मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। जबकि अगर आप दूसरी एग्जांपल देखो तो आपको गिवन है इन डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो डाई वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि टू, तो ऐसे वर्ब, ठीक है, जो रिक्वायर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और टू ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि टू ऑब्जेक्ट्स में एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट होता है वो हमारा लिविंग होता है, ठीक हो गया। तो अब आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट अवार्डेड वर्ब मी अ गोल्ड मेडल। तो एक ये देखें, एक हमारे पास ये है हमारा ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ने अवार्ड किया किसको, अ गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये जो वर्ब का रिसीवर होता है अवार्डेड, यानी ये जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है वो हमारा डायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। और जो इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, देने, ये जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको रिसीव कर रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज ले रहा है, गोल्ड मेडल। और ये जो अवार्डेड है ये किसको दिया जा रहा है, अवार्ड किसको किया जा रहा है, मी को, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा जो ये वर्ब अवार्डेड वर्ब है इसको दो ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर हैं अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह फिर बच्चों अगला है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज
always followed by a complement, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, CTV कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। आप यहाँ पे देखें, C फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, T फॉर ट्रांजिटिव, ऐसे नाउ नोट्स में आप लोगों को समझना है, ट्रांजिटिव, V फॉर वर्ब्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हिम हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, जो हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो ये इलेक्टेड हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट लगा है। इसी तरह बच्चों आप कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लो, ठीक है। कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमने कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब डिस्क्राइब कर लिया। अब हम आ जाते हैं कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो बच्चों कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ठीक है, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है, और हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको मोटिवेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो एक्शन करे। अब एग्जाम्पल प्लीज समझने वाली है, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। आप इस एग्जाम्पल को देखें, द मूवी मेड हिम लाफ, ठीक है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे द मूवी हमारा सब्जेक्ट है, मेड हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे द मूवी मेड हिम लाफ, ठीक है, लाफ कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है हिम, कौन सा एक्शन कर रहा है, लाफिंग का, ठीक है। लेकिन ये लाफिंग का एक्शन इस पर कौन करवा रहा है, इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, तो द मूवी, जो कि हमारा एक सब्जेक्ट है। तो जब हमारा सब्जेक्ट मोटिवेट करे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन को, ठीक है, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं कि ये कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट को मोटिवेट कर रहा है कि वो काम करे। तो मूवी ने क्या किया, उसको हंसाया, ठीक है, तो मूवी ने यहाँ पे एक्टिवेट किया हिम को कि वो हंसे। तो याद रखिएगा कि कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या करते हैं कि हमारे एक्शन को ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, जबकि हमारे आम सेंटेंसेस में हमारा जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमारा एक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, और उसको प्रमोट करने में, उसको स्टिमुलेट करने में हमारा सब्जेक्ट एक्टिवेट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉजेटिव ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लो, तो बच्चों फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ब्स, ठीक है, दो वर्ब्स ज्यादातर कंबाइन हो जाते हैं। जब दो वर्ब्स कंबाइन हो जाते हैं तो इससे वो हमें एक नया वर्ब मिल जाता है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब का नाम देते हैं। दो वर्ब्स जो हमारे कंबाइन हुए होते हैं उसका अलग अलग मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो उसका एक अलग से मतलब बन जाता है। जैसे टुक का मतलब होता है टुक ऑफ, ठीक है, तो टुक ऑफ का मतलब क्या, उतारना, बिकॉज ऑफ वार्म कंडीशन अली टुक ऑफ हिज कोट, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ब्रेक इनटू, अब ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और इनटू का मतलब होता है इंटर होना, किसी चीज की सरफेस को क्रॉस करके, ठीक है। हम कहते हैं कि सरफेस को क्रॉस करके इंटर होना, ठीक है, सरफेस को क्रॉस करके इंटर होना। तो जब आप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब ब्रेक इनटू की बात करते हो, तो ब्रेक इनटू का मतलब जो फ्रेजल वर्ब की सेंस में बनता है वो होता है इलीगल एंट्री, इलीगल एंट्री, जो कि टोटली डिफरेंट है तोड़ने और सरफेस को तोड़ने की, ठीक है। तो आपने देखा कि जब दो वर्ब्स कंबाइन होते हैं और फ्रेजल वर्ब बनता है तो उसका अपना मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है बनिस्बत जो एक एक वर्ब होता है उसके मीनिंग से, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स की फॉर्म्स है, इसको आपने अच्छे से सुन लेना है और समझ लेना है, ठीक है। एक होता है फ्लाई, ठीक है, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना,